सो गाइस, आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसका नाम है द राइट साइड अप और इस सीरीज का फाइनल एपिसोड है। 11 और बाकी सब अपसाइड डाउन में चले जाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए डॉक्टर के कुछ सोल्जर्स को उनके पीछे भेजती है। 11 और बाकी सब हॉकिंस लैब पर पहुंचते हैं और 11 काली हॉपर मर्रे लैब पर उतरते हैं। तभी माइक उससे कहता है कि अब ये आखिरी लड़ाई है, जिसके बाद उनका ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। 11 उसे गले मिलकर नीचे उतरती है और वो चारों हॉकिंस लैब की तरफ बढ़ते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। तभी सोल्जर एकर्स अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें वहां देख लेता है। उसके बाद हम वेगना को देखते हैं, जो सारे बच्चों की हेल्प से अभीस यानी कि डिमेंशन एक्स को वर्ल्ड से मिलाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर के एरिका और साइंस के टीचर को पकड़ने आते हैं। उसे भी डॉक्टर के उनकी वेन को वहाँ खड़ा देखती है। रेडियो स्टेशन पर हम विक्की और मैक्स को देखते हैं। अपसाइड डाउन में वो सब टावर पर पहुंच जाते हैं और टावर पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ 11 काली हॉपर और मर्रे हॉकिंस लैब पहुंचते हैं। मर्रे C4 बॉम्ब को लेकर ऊपर छत पर जाता है। उसके बाद हॉपर टैंक को खोलता है और वो 11 से कहता है कि जब वो 2 बार आराम से नॉक करेगा तो इसका मतलब है कि डिमेंशन एक्स नीचे आ रहा है, और जब अभीस यानी कि डिमेंशन एक्स टावर के करीब आएगा तो वो उसे जोर से नॉक करेगा। उसके बाद 11 टैंक में जाती है और काली भी 11 के दिमाग में जाती है। दूसरी तरफ हम माइक और विल को देखते हैं, जो टावर पर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं और पानी पीकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी माइक विल को सॉरी बोलता है और कहता है कि जब उसे उसकी जरूरत थी उसे उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी दुनिया में बिजी रहा। विल कहता है कि उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी खुद को समझने के लिए बहुत टाइम लग गया, लेकिन वो खुश है कि वो उसके साथ है और वो उसे अपना फ्रेंड मानता है। जिस पर माइक कहता है फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। दूसरी तरफ विक्की को जब स्ट्रेस होती है तो उसे भूख लगती है और वो खाने के लिए जाती है। तभी मैक्स देखती है कि वहाँ विक्की नहीं है। उसी वक्त वो रियलाइज करती है कि वो अपने हाथ पैर मूव कर पा रही है और वो देखती है कि वहाँ खूब सारा पानी पड़ा है। मैक्स आगे बढ़कर बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर 11 और काली आती है। इसका मतलब ये था कि मैक्स काली की तरह 11 के दिमाग में है और मैक्स की हेल्प से वो वेगना को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ सब लोग टावर पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अबीस यानी कि डिमेंशन एक्स उनके बहुत करीब है। ये सब बात वो हॉपर से बताते हैं। दूसरी तरफ 11 काली और मैक्स वेगना के माइंड में घुस जाते हैं और वो उसकी यादों में से किसी एक याद में होते हैं। तभी हॉपर 2 बार आराम से नॉक करके उन्हें सिग्नल देता है कि डिमेंशन एक्स नीचे आ रहा है। 11 मैक्स से पूछती है कि हेनरी का घर कहाँ है, जिस पर मैक्स कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि यहाँ उसकी बहुत सारी यादें हैं। उसके बाद मैक्स कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, जिसके बाद वो थिएटर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ विकी मैक्स के पास बैठी होती है। तभी वो कुछ मिलिट्री गाड़ियों को रेडियो स्टेशन की तरफ आते हुए देखती है और ये देखकर विक्की मैक्स को लेकर जो बुक सेल्फ के पीछे सीक्रेट दरवाजा है उसके पीछे छुप जाती है। डॉक्टर के और सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता है। दूसरी तरफ डिमेंशन एक्स नीचे आ रहा था। तभी वो नोटिस करते हैं कि टावर का नुकीला हिस्सा डिमेंशन एक्स की दरार में नहीं घुसने वाला, जिसका मतलब था कि डिमेंशन एक्स अगर टावर के नुकीले हिस्से से टकराया तो टावर गिर जाएगा। ये देखकर डस्टिन हॉपर से कहता है कि वो 11 से कहे कि वो जल्दी से डिमेंशन एक्स को नीचे आने से रोके, क्योंकि 30 सेकंड के बाद डिमेंशन एक्स टावर के नुकीले हिस्से से टकरा जाएगा और टावर गिर जाएगा और वो सब मारे जाएंगे। 11 काली और मैक्स थिएटर पहुंचते हैं। तभी हॉपर उन्हें सिग्नल देता है, जिसे सुनकर 11 समझ जाती है कि उसे अभी वेगना पर अटैक करना होगा ताकि डिमेंशन एक्स रुक जाए। मैक्स कहती है कि उनके पास यही एक रास्ता है, वो उस पर ट्रस्ट करे। तभी 30 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और टावर का नुकीला हिस्सा डिमेंशन एक्स से टकराने से वो गिरने लगता है। दूसरी तरफ वो लोग थिएटर में शो खत्म होने के बाद पर्दा बंद होते ही उसके अंदर जाते हैं और तभी वो हेनरी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सारे बच्चों के साथ था और बच्चों की हेल्प से वो अबीस यानी कि डिमेंशन एक्स को नीचे ला रहा था। तभी 11 अपनी पावर से हेनरी को उठाकर बाहर फेंकती है और सारे बच्चे होश में जाते हैं और अबीस यानी कि डिमेंशन एक्स रुक जाता है। तभी स्टीव टावर से लटक जाता है और उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन तभी जोनाथन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है और वो सब खुश होते हैं कि डिमेंशन एक्स रुक गया और वो सब बच गए। तभी लूकास हॉपर से कहता है कि 11 ने कर दिखाया, अबीस यानी कि डिमेंशन एक्स रुक गया है। उसके बाद नैन्सी डिमेंशन एक्स में आकर चेक करती है और वहाँ पर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, जिसके बाद वो सब एक एक करके डिमेंशन एक्स में जाते हैं और वो सब उस जगह को देखते हैं। दूसरी तरफ मैक्स होली से मिलती है और सारे बच्चों से कहती है कि वो उन सबको यहाँ से बाहर निकालेगी, लेकिन तभी बच्चे कहते हैं कि वो मॉन्स्टर है। मैक्स कहती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है और वो ये बात प्रूव कर सकती है। तभी हेनरी घर के अंदर वापस आता है और देखता है कि वहाँ पर बच्चे नहीं है। तभी 11 वहाँ आती है और कहती है कि वो हार गया है। हेनरी 11 से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। 11 कहती है कि बच्चे मैक्स के पास है, यहाँ से बहुत दूर, और वो भी सुरक्षित। उसी वक्त हम देखते हैं कि सारे बच्चे वहीं पर थे, लेकिन हेनरी उन्हें नहीं देख पाता है, क्योंकि काली ने अपनी पावर से वहाँ पर इल्यूजन बना दिया था, जिससे हेनरी को वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। 11 हेनरी की सच्चाई बच्चों के सामने लाती है और कहती है कि उसने बच्चों को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि उसे लगता है कि उनका दिमाग कमजोर होता है, लेकिन जितना वो बच्चों को कमजोर समझता है वो उससे कहीं ज्यादा समझदार है। हेनरी के हाथ को देखकर सारे बच्चे समझ जाते हैं कि वो ही मॉन्स्टर है।
तभी वेगना अपनी पूरी पावर से इलेवन के माइंड में झांकता है और उसे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और ये भी कि वो बच्चे अभी कहाँ हैं। हेनरी चेक करता है लेकिन बच्चे वहाँ नहीं थे, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इलेवन वेगना पर अटैक करती है और काली से उसे मारने को कहती है। काली जैसे उसे मारने जाती है वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सब बातें करते हैं कि शायद इलेवन ने वेगना को मार दिया होगा या फिर वो अभी भी लड़ रहे होंगे। ये सुनकर माइक थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन विल माइक से कहता है कि इलेवन ने इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग ली है और वो वहाँ पर अकेली नहीं है, उसके साथ काली और मैक्स भी है। उसी भी स्टीव जोनाथन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। जोनाथन कहता है कि भले ही वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो मरे। जोनाथन स्टीव से कहता है कि जब वो कैलिफोर्निया में था तब वो नैन्सी के साथ था जहाँ उसे होना चाहिए था, और उसे लगा शायद उसकी वजह से उन दोनों के बीच मनबन होने लगी। लेकिन सच तो ये है कि उनकी प्रॉब्लम की वजह वो नहीं था, और ये समझने में उसे काफी वक्त लग गया। तभी स्टीव कहता है कि उसके और नैन्सी के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट है और वो बहुत कुछ करना चाहती है, और उसे खोने से अच्छा वो उसके साथ फ्रेंड बनकर रहना चाहता है। तभी वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे बच्चे और वेगना है। दूसरी तरफ मैक्स सारे बच्चों को लेकर गुफा की तरफ भागती है जहाँ पर हेनरी नहीं आ सकता। तभी डेरेक भागते भागते थक जाता है। मैक्स कहती है कि उन्हें भागते रहना होगा। तभी डेरेक कहता है कि वो उसे छोड़े और अपनी जान बचाए। उसी वक्त इलेवन और काली भी वहाँ पहुंचती है और मैक्स से बताते हैं कि वेगना अचानक गायब हो गया है। मैक्स कहती है कि वो वापस आएगा, जिसके बाद वो डेरेक को लेकर गुफा की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ होपर डस्टिन और लुकस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिमेंशन एक्स में जाने की वजह से उनका कनेक्शन टूट जाता है। तभी वेगना होपर के माइंड से खेलता है और उसे उसकी बेटी सारा की इमोशनल मेमोरी दिखाता है। तभी वेगना होपर को काली और इलेवन के बीच में हुई बातों को भी दिखाता है, जिसमें काली इलेवन से कह रही थी कि जब वो वेगना को मारकर बच्चों को बचा लेंगे तो वो वापिस सबके साथ नहीं जाएंगे, और जब अपसाइड डाउन खत्म होगा उसके साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। तभी होपर को वेगना की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि इलेवन ने फैसला कर लिया है, वो अपनी जिंदगी को खत्म करने वाली है। होपर वेगना को उसके सामने आने को कहता है। तभी वेगना उसके सामने आता है और उसी वक्त होपर उस पर गोली चला देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने टैंक में गोली चला दी है जिसमें इलेवन थी। होपर चेक करता है और देखता है कि उसने इलेवन को गोली मार दी है। ये देखकर होपर टैंक के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो इलेवन को बाहर निकाल सके। टैंक पर बार बार मारने की वजह से इलेवन में काली को समझ नहीं आता है कि होपर उन्हें सिग्नल क्यों दे रहा है। इलेवन कहती है कि ये कोई सिग्नल नहीं है। होपर मार मार के टैंक के शीशे को तोड़ देता है और उसी वक्त इलेवन का कनेक्शन टूट जाता है और वो वापस चली जाती है, और काली भी। तभी मैक्स होली से कहती है कि वो सारे बच्चों को लेकर गुफा में जाए, और ये कहते ही वो भी वापस चली जाती है। होपर देखता है कि इलेवन पूरी तरह से ठीक है और उसे कोई गोली नहीं लगी है। होपर समझ गया था कि ये सब वेगना ने जानबूझकर किया ताकि वो इलेवन को उसके माइंड से बाहर निकाल सके और टैंक को तोड़वा सके ताकि वो दोबारा से उसके माइंड में ना जा सके। उसके बाद दूसरी तरफ डॉक्टर के मैक्स और विकी को ढूंढ लेती है, साथ ही वो उनके सीक्रेट प्लेस को भी देख लेती है जहाँ पर वो अपनी सारी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद इलेवन काली से कहती है कि उन्हें अबीस यानी कि डिमेंशन एक्स में जाना होगा और वेगना को वहीं मारना होगा। तभी होपर इलेवन से बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। हेनरी ने उसे सब कुछ दिखा दिया है कि वो क्या करने वाली है। इलेवन उसके सवाल का जवाब नहीं देती है। होपर कहता है कि वो C4 बम को तब तक नहीं उड़ाएगा जब तक वो श्योर नहीं हो जाता कि वो सेफ है। इलेवन होपर से कहती है कि अगर वो जिंदा रही तो वेगना मर के भी नहीं मरेगा, उसे इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। होपर कहता है कि सब कुछ खत्म करने के लिए वो अपनी कुर्बानी नहीं देगी। वो पहले बहुत तकलीफें सह चुकी है। पैदा होती उससे उसकी माँ को छीन लिया गया, उससे उसका बचपन छीन लिया गया, बुरे लोगों ने उस पर अटैक किया, उसे मैनिपुलेट किया, और लाइफ ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी करी, लेकिन उसने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। और वो चाहता है कि वो लास्ट टाइम फाइट करे अपने अच्छे दिनों के लिए जो आने वाले हैं, और वो फाइट करे उस दिन के लिए जब उसकी अपनी बेटी होगी और वो उसे ऐसी जिंदगी दे जो उसे नहीं मिली, और उसे ये करना होगा क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। तभी मर्रे होपर से बताता है कि मिलिट्री वाले हॉकिंस लैब की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ होली सारे बच्चों को लेकर गुफा में जाती है। तभी वो देखती है कि डेरेक पीछे रह गया है। होली उसे लेने जाती है, तभी वेगना भी वहां पहुंच जाता है। होली और डेरेक भागते हुए गुफा में जाते हैं, लेकिन तभी हेनरी होली का पैर पकड़ लेता है, लेकिन डेरेक होली को बचा लेता है। होली सबसे कहती है कि वो सब इस गुफा में सेफ है, हेनरी यहाँ नहीं आ सकता। दूसरी तरफ सब लोग हाइप माइंड की तरफ बढ़ते हैं। तभी विल को कुछ अजीब सा फील होता है, और तभी उसका दिमाग फिर से वेगना के माइंड से कनेक्ट हो जाता है और सबको बताता है कि हेनरी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वेगना गुफा के पास पहुंचता है और वो डरा हुआ लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, और उसी वक्त उसकी बुरी यादें उसे नजर आने लगती है, लेकिन वो अपनी यादों से लड़ता हुआ हिम्मत करके गुफा के अंदर आता है, और इन सब से उसे बहुत तकलीफ होती है, और ये सब विल भी महसूस करता है क्योंकि विल वेगना के माइंड से जुड़ गया था। चिकनी की आवाज सुनकर होली चेक करती है और देखती है कि हेनरी गुफा के अंदर आ चुका है। होली सारे बच्चों को गुफा से बाहर निकालती है और हेनरी उनकी तरफ बढ़ता है। विल भी ये सब देखता है और सबसे बताता है कि हेनरी ने होली और बच्चों को ढूंढ लिया है। जॉयस विल के साथ वहीं रुकती है और बाकी सब हाई माइंड की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब में सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और इलेवन और बाकी सबको ढूंढते हैं। होपर, इलेवन और काली वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर में उस डिवाइस को ऑन करते हैं जिससे इलेवन और काली कमजोर पड़ जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उसी वक्त होपर इलेवन को उठाकर ले जाता है और काली अकेली वहीं रह जाती है।
होपर इलेवन को लेकर सोल्जर से छुप जाता है। तभी इलेवन होपर से काली के बारे में पूछती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सोल्जर काली को पकड़ लेते हैं। तभी होपर आकर उन पर शूट करता है और काली की जान बचाता है, लेकिन तभी एक सोल्जर होपर पर अटैक करके उसे भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ होली सारे बच्चों को एक हॉल में जाने को कहती है। तभी वो देखते हैं कि हेनरी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो सब जल्दी से नीचे उतरते हैं। तभी होली सबसे कहती है कि यहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई दे, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो सब रियल नहीं है। होली उन्हें आगे लेकर जाती है। वो सब वेगना की एक याद में थे। होली उन्हें पत्थरों के दूसरी तरफ जाने को कहती है। उसके बाद वो सब बच्चे एक एक करके वहां से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स होपर से इलेवन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर उसने इलेवन के बारे में नहीं बताया तो वो काली को मार देंगे। होपर कहता है कि यहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं है। सोल्जर कहता है कि क्या वो उन्हें बेवकूफ समझता है। तभी हम इलेवन को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। वो सब फिर से होपर से पूछते हैं कि इलेवन कहाँ है। काली होपर की तरफ इशारा करके उसे इलेवन के बारे में बताने को मना करती है और होपर उन्हें कुछ नहीं बताता है। उसी वक्त वो सोल्जर काली पर गन पॉइंट करता है। तभी मर्रे एक बम हेलीकॉप्टर में फेंक कर ब्लास्ट करता है ताकि वो डिवाइस टूट जाए, जिससे इलेवन और काली कमजोर पड़ रही है। तभी इलेवन वहां पहुंचती है और अपनी पावर से सबको मार देती है। तभी इलेवन और होपर देखते हैं कि काली को गोली लग गई है। होपर उनके बैग से बैंडेज लाने जाता है। इलेवन काली से कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। तभी काली इलेवन से कहती है कि वो रोए नहीं, उसकी कहानी हमेशा से यही खत्म होने वाली थी। उसके बाद काली मर जाती है। उसके बाद हम हेनरी को देखते हैं। हेनरी भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सारे बच्चे थे। होली उस पर आकर अटैक करती है। तभी हेनरी होली को उठाकर दूर फेंकता है और वो बेहोश हो जाती है। हेनरी होली की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है। तभी हेनरी अपनी पुरानी याद को देखता है जिससे वो डरता है। जब हेनरी छोटा बच्चा था तब वो एक आदमी की आवाज सुनकर इस जगह पर आया था जहाँ एक घायल आदमी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया था और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वो आदमी उस पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। हेनरी कहता है कि उसे किसी ने नहीं भेजा, वो यही पास में रहता है और वो गुफा में था जब उसने उसकी चीखने की आवाज सुनी, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गया। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे उन लोगों ने भेजा है जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। हेनरी कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन तभी वो आदमी उसे शूट करता है और वो गोली हेनरी के हाथ में लगती है और ये सब याद हेनरी दोबारा जीता है और विल भी इस चीज को महसूस करता है। विल अपनी मॉम से बताता है कि वेगना अपनी याद में है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। दूसरी तरफ इलेवन और होपर मर्रे के पास ऊपर आते हैं। तभी इलेवन कहती है कि वो चट्टानों पर जंप करके अभीस यानी कि डिमेंशन एक्स में जा सकती है और वो वेगना को वहां जाके मार देगी। तभी होपर कहता है कि वो उसके बाद क्या करेगी। इलेवन कहती है जब वो छोटी थी वो उसे जंगल में मिली थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे ना ही दुनिया समझ आती थी और ना ही लोग, लेकिन तब उसने उसे अपनाया और वो उसका फादर बन गया। लेकिन अब वो कोई बच्ची नहीं है। तभी अपने हाथ का बैंड निकाल कर होपर को देती है और कहती है कि वो सारा नहीं है। इलेवन कहती है कि वो उसे ट्रस्ट करे, वो जो फैसला करेगी वो सही होगा। दूसरी तरफ हेनरी अपनी बुरी याद को जी रहा था। तभी हम देखते हैं कि बचपन वाले हेनरी ने उस आदमी को पत्थर से मार दिया और तभी उसके हाथ में एक ब्रीफकेस को देखता है और उसे वो खोलता है जिसके अंदर से धुआं निकलता है। उसके अंदर एक छोटा पत्थर जैसा कुछ था जिसे वो उठाता है और तभी उसका माइंड हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है और माइंड फ्लेयर उसे कहता है फाइंड मी। और तभी वो अजीब सी चीज उसके हाथ में घुस जाती है जहाँ उसे गोली लगी थी, जिस वजह से वो दर्द में चिल्लाता है और साथ ही साथ हेनरी और उसके दिमाग से जुड़ा हुआ बिल भी चिल्लाता है। तभी वो आदमी बचपन वाले हेनरी से कहता है कि उसे इस चीज से लड़ना होगा, वो उस चीज को खुद पर हावी ना होने दे। तभी माइंड फ्लेयर हेनरी के हाथों से उस आदमी की आंखों को फोड़ देता है, जिसके बाद वो मर जाता है और ये देखकर बचपन वाला हेनरी डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये सब विल भी हेनरी के माइंड के जरिए देख रहा था। तभी विल हेनरी से कहता है कि वो बुरा नहीं था, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। हेनरी कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। विल कहता है कि इसीलिए माइंड फ्लेयर उसे गुफा में घुसने नहीं देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे ये सब याद आए। विल हेनरी से कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा था उसकी तरह, माइंड फ्लेयर ने उसका इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल उसकी जैसा है, एक प्यादा। विल हेनरी से कहता है कि वो माइंड फ्लेयर से लड़ने में उनकी मदद करे, लेकिन तभी हेनरी उनकी हेल्प करने से मना करता है और कहता है कि माइंड फ्लेयर ने उसे दिखाया है कि ये दुनिया और इंसान कितने खराब है और बेकार है। विल कहता है कि वो माइंड फ्लेयर की ना सुने, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। हेनरी कहता है कि माइंड फ्लेयर ने उसे कभी कंट्रोल नहीं किया और ना ही उसने उसे कंट्रोल किया और वो उससे लड़ सकता था, लेकिन उसने उसके साथ जुड़ना चूज किया और उसे और माइंड फ्लेयर को एक दूसरे की जरूरत है और वो दोनों एक है। उसी वक्त माइंड फ्लेयर अपने बड़े से जायंट मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है। वो सब उससे अपनी जान बचाकर भागते हैं और वो उनका पीछा करता है और तभी उन्हें घेर लेता है। माइंड फ्लेयर जैसे उन पर अटैक करने वाला होता है, कोई उस पर बड़ा सा पत्थर फेंकता है। तभी वो सब इलेवन को वहां देखते हैं। माइंड फ्लेयर इलेवन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो उससे बचती हुई उसके दिमाग के अंदर चली जाती है जहाँ पर वेगना था। वो उस पर अटैक करती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त माइक सबसे कहता है कि उन्हें इलेवन की मदद करनी होगी। वो सब प्लान बनाते हैं कि उनमें से कोई एक माइंड फ्लेयर को घाटी तक ले जाएगा और बाकी सब चट्टानों के ऊपर रेडी रहेंगे और ऊपर से उस पर अटैक कर देंगे। नैन्सी माइंड फ्लेयर को शूट करने लगती है और बाकी सब चट्टानों की तरफ भागते हैं। नैन्सी माइंड फ्लेयर को चट्टानों की तरफ लेकर जाती है, जिस वजह से अंदर वेगना का बैलेंस भी बिगड़ता है। तभी इलेवन उसकी आंखों में मिट्टी डालती है और साइड में आकर अपनी पावर से वेगना पर अटैक करती है, जिसके बाद वेगना भी उस पर अटैक करता है। नैन्सी माइंड फ्लेयर को चट्टानों के अंदर लाती है, लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है। माइंड फ्लेयर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी रोबिन और जोनेथन उसे आग लगाते हैं। माइंड फ्लेयर के साथ साथ वेगना को भी दर्द होता है।
तभी इलेवन वेगना को एक नुकीली चीज के पास लेकर जाती है और उसके आर पार करने की कोशिश करती है। वेगना उसे रोकने की कोशिश करता है। ऊपर से नैन्सी, जोनाथन, रॉबिन, लूकस और माइक ऊपर से माइंड फ्लेयर के ऊपर अटैक करते हैं और नीचे स्टीव और डस्टिन एडी का नाम लेकर अटैक करते हैं। इलेवन अपनी पावर से वेगना के शरीर में उस नुकीली चीज को आर पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी वक्त वेगना इलेवन पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसी वक्त विल वेगना के माइंड को कंट्रोल करके उसे रोकता है। विल की आंखें व्हाइट हो जाती है और वो वेगना से कहता है कि अब वो उससे नहीं डरता और ना ही वो सब उससे डरते हैं। तभी विल वेगना के हाथ को तोड़ देता है और उसी वक्त इलेवन अपनी पूरी पावर से वेगना को उस नुकीली चीज के आर पार कर देती है और उसी वक्त माइंड फ्लेयर भी मर जाता है। तभी नैन्सी अंदर जाती है और इलेवन से मिलती है और होली के पास जाकर उसे निकालती है। उसी वक्त होली के मुंह से काला धुआं निकलता है और वो होश में आ जाती है। उसके बाद माइक और बाकी सब भी वहाँ आते हैं और वो सब एक एक करके सारे बच्चों को वहाँ से निकालते हैं और उन बच्चों के मुंह से भी काला धुआं निकलता है, जिसके बाद वो सब होश में आ जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि वेगना अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। उसी वक्त विल और उसकी मोम जॉयस भी वहाँ आती है। तभी जॉयस सोचती है कि उसने उसके बेटे को काफी तकलीफ दी और तभी वो कुल्हाड़ी से वेगना का गला काट देती है। और उसी वक्त सब लोग सोचते हैं कि वेगना ने उन सबके साथ क्या क्या किया और उन्हें कितनी तकलीफ दी। और तभी जॉयस कुल्हाड़ी से मार मार के वेगना के सर को काट देती है और वेगना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके बाद वो सब टावर से बच्चों को लेकर नीचे उतरते हैं। डस्टिन हॉपर से बताता है कि वेगना मर चुका है और अब वो लोग अपसाइड डाउन में हैं। हॉपर इलेवन के बारे में पूछता है, जिस पर डस्टिन कहता है कि वो भी ठीक है। हॉपर और मर्रे सीफर बम को एक्टिवेट कर देते हैं और वो सब खुशी खुशी वहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब अपसाइड डाउन से बाहर निकलते हैं, उनकी गाड़ी के टायर्स किलो की वजह से पंचर हो जाते हैं, जो डॉक्टर के ने वहाँ रखवाए थे उन्हें पकड़ने के लिए। सोल्जर सबको नीचे उतारते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वहाँ पर हम मैक्स और विकी को भी देखते हैं। उसी वक्त हॉपर चारों तरफ उस डिवाइस को देखता है जिससे सुनकर इलेवन की पावर कमजोर पड़ जाती है। हॉपर इलेवन को चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखती है। डॉक्टर के को भी इलेवन कहीं नहीं दिखती है और वो सोल्जर से उसके बारे में पूछती है, जिसपे सोल्जर कहता है कि 1 सेकंड पहले वो यहीं थी। माइक भी इलेवन को चारों तरफ देखता है और डस्टिन से पूछता है कि क्या उसने इलेवन को कहीं देखा, जिसपे डस्टिन कहता है कि वो बचकर निकल गई होगी। ये सुनकर माइक राहत की सांस लेता है। तभी माइक और बाकी सब इलेवन को अपसाइड डाउन में खड़ा देखते हैं। माइक उसके पास जाने लगता है, लेकिन सोल्जर उसे पकड़ते हैं। लेकिन तभी इलेवन की पावर की वजह से वो मिलते हैं। माइक इलेवन से कहता है कि वो अपसाइड डाउन से बाहर निकले। इलेवन कहती है कि ये सब कभी एंड नहीं होगा जब तक कि वो यहाँ है। माइक कहता है कि वो कोई रास्ता निकाल देंगे जैसे वो हमेशा निकालते हैं। इलेवन माइक से कहती है कि जब से वो मिले तब से उसने हमेशा उसका साथ दिया। तभी हमें माइक और इलेवन के कुछ मूवमेंट्स दिखाते हैं। उसके बाद इलेवन माइक को गले लगाती है और माइक इलेवन से कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। उसके बाद इलेवन माइक को आई लव यू बोलकर किस करती है और उसे गुड बाय कहती है और माइक उसके माइंड से बाहर आ जाता है। माइक इलेवन को ऐसा करने से मना करता है। बाकी सब भी इलेवन को सेक्रीफाइस करते हुए देखते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तभी अपसाइड डाउन में हॉकिंस लैब के ऊपर उन्होंने जो C4 बम को एक्टिवेट किया था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो चीज जो वर्म होल की दीवार को प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वर्म होल की दीवार टूट जाती है और पूरा अपसाइड डाउन उसके अंदर समाने लगता है। उसी वक्त इलेवन अपने आप को सेक्रीफाइस करती है। उसके बाद अपसाइड डाउन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो अपसाइड डाउन में जाने वाले पोर्टल थे वो सब बंद हो जाते हैं। इलेवन की मौत से वो सब टूट जाते हैं, खास करके माइक। उसके बाद हमें 18 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिलिट्री कैंप का मैगजी था और अपसाइड डाउन में जाने का रास्ता था। उस जगह पर बिल्डिंग बन रही होती है और काफी समय बाद फिर से रॉबिन ने रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर लिया था और अब वो अकेली सब संभाल रही थी, क्योंकि स्टीव ने वो काम छोड़ दिया था और अब वो बेसबॉल का कोच बन गया था और बच्चों को बेसबॉल सिखा रहा था। रॉबिन कहती है कि अब हॉकिंस में मिलिट्री वाले नहीं हैं और ना ही कोई रोक टोक है और बड़े बड़े कैमरेज भी नहीं है और लोग खुश है और मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसके बाद हम बाकी सबको भी देखते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के लिए बहुत खुश थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। उसी वक्त जॉयस को माइक की मोम कैरन का कॉल आता है, जो उससे माइक के बारे में पूछती है और कहती है कि उसने माइक को लास्ट नाइट से नहीं देखा। तभी हम माइक को देखते हैं जो उस जगह आता है जहाँ पर मैगजी और अपसाइड डाउन में जाने का रास्ता था, जहाँ बैठे वो उस दिन को याद कर रहा था जब इलेवन उसे छोड़ के गई। उसी वक्त हॉपर वहाँ आता है। माइक हॉपर से कहता है कि वो अपने ग्रेजुएशन के लिए स्टेज पर वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि ये झूठ होगा कि उसने मूव ऑन कर लिया है। हॉपर माइक से कहता है कि उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जहाँ वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोष देता रहे और दूसरे रास्ते पर इलेवन ने जो फैसला किया उसे वो एक्सेप्ट कर ले। माइक हॉपर की बात को समझ जाता है। उसके बाद हम सबको ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखते हैं। तभी केरन और उसकी फैमिली माइक को ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखकर खुश होते हैं। तभी प्रिंसिपल अपने होनहार स्टूडेंट डस्टिन को स्पीच देने के लिए बुलाता है। डस्टिन और बाकी सब बहुत खुश थे और डस्टिन के दिल में जो कुछ भी आता है वो बोल देता है। डस्टिन स्कूल प्रिंसिपल को उल्टा सीधा सुनाता है और ग्रेजुएशन की यूनिफॉर्म उतारता है, जिसके अंदर वो हेल्थ फायर क्लब की टी-शर्ट पहना होता है। डस्टिन कहता है कि भाड़ में जाए स्कूल सिस्टम और हर वो चीज जो उन सबको अलग करती है। डस्टिन की स्पीच सुनकर सब खुश होते हैं। उसी में स्पीकर की आवाज सुनकर माइक सोच में पड़ जाता है और उस दिन के बारे में सोचता है जब इलेवन अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही थी। उस वक्त वहाँ पर वो डिवाइस भी थे जिसके सामने इलेवन कमजोर पड़ जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। उसके बाद माइक, लूकस, विल डस्टिन से गले मिलते हैं और
कहते हैं कि उसने क्या स्पीच कही है। तभी एक स्टेसी नाम की लड़की डस्टिन की स्पीच से इंप्रेस होकर उसके पास आती है और उन सबको आज रात पार्टी के लिए बुलाती है। वो लोग पार्टी में जाने की सोचते हैं, जिस पर माइक कहता है कि वो पार्टी को छोड़े, उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है। उसके बाद हम रेडियो स्टेशन की छत पर स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और रॉबिन को देखते हैं। उसी वक्त रॉबिन कहती है कि वो उन चारों का ऐसे मिलना और हैंग आउट करना मिस करती है। ये सुनकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि हर महीने वो एक बार जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम होपर और जोइस को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर होपर जोइस को प्रपोज करता है और जिंदगी भर उसके साथ रहने का वादा करता है और जोइस उसे येस बोल देती है। उसके बाद दूसरी तरफ माइक के घर पर माइक, लूकस, विल, डस्टिन, मैक्स, डेंजन एंड ड्रैगन्स गेम खेलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। लूकस और मैक्स का प्यार हर दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। डस्टिन को नॉलेज की क्रेविंग थी और वो पढ़ने जा रहा था और साथ ही साथ अपने दोस्तों के लिए भी टाइम भी निकाल रहा था। और विल भी अपनी जिंदगी के नए सफर पर चल पड़ा था, जहाँ उसे खुशी और अपनापन और एक पार्टनर मिलता है। लेकिन माइक बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके बाद माइक 11 की एक थियरी बताता है। माइक कहता है कि उस दिन 11 अपनी पावर यूज करके उससे मिली थी, लेकिन वहाँ पर डिवाइस था और डिवाइस की वजह से वो कमजोर पड़ जाती है और अपनी पावर यूज नहीं कर पाती है। उसका मानना यह है कि काली ने मरने से पहले 11 की हेल्प करी, क्योंकि वो डिवाइस से बहुत दूर थी और अपनी पावर यूज कर सकती थी। काली ने अपनी पावर से 11 को गायब करके ट्रक से बाहर निकाला और वो भाग गई। जिसके बाद काली ने 11 का एक इल्यूजन बनाया, मतलब वो रियल नहीं थी। और 11 ने डॉक्टर के और उन सबको ये यकीन दिलाया कि वो मर चुकी है, बल्कि रियल में ऐसा नहीं है, बल्कि वो यहाँ से बहुत दूर कई ब्यूटीफुल जगह पर पीसफुली रह रही है, जहाँ पर वो फाइनली खुश है। और वो इस थियोरी पर बिलीव करता है। बाकी सभी माइक की थियोरी पर बिलीव करते हैं। तभी माइक की मॉम केरन वहाँ आती है और कहती है कि वो क्या कर रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है। माइक कहता है कि वो लोग आ रहे हैं। वो सब बहुत इमोशनल होते हैं और एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। माइक भी रोता है और बेसमेंट से जाने लगता है। तभी हॉली डेरेक और अपने कुछ फ्रेंड के साथ वहाँ पर डेंजन एंड ड्रैगन्स गेम खेलने आती है और उन्हें ऐसे देखकर माइक को उनका बचपन याद आता है कि कैसे वो और उसके फ्रेंड बेसमेंट में ऐसी मस्ती करते थे और एंजॉय करते थे। माइक मुस्कुराकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करके चला जाता है और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 3 यानी लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज भी। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या माइक की थ्योरी सही है? 11 मरी नहीं है, बल्कि वो कहीं दूर पीसफुली लाइफ जी रही है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, और आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का लास्ट एपिसोड कैसा लगा, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।